हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने इस नए क्लास में हम एमसीक्यू सीरीज का क्लास नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यानी इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको टोटल 80 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और जो ये टोटल 80 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये तो है भले एमसीक्यू और वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस पर है, लेकिन मैंने इसमें आपको वो हर चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो क्वेश्चन में था। जैसे कि अगर आपको 1 नंबर के में आता है कोई क्वेश्चन, तो आप उसका भी सोल्यूशन कर सको। अगर आपको 2 नंबर वाले में आता है, सॉरी 2 नहीं 3 नंबर वाले में जो आता है आपका सेक्शन सी और सेक्शन 4 है जो 4 नंबर का आता है। यानी इन शॉर्ट देखा जाए तो ये जो हमारा सीरीज है, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको उससे ज्यादा भी चीजें समझा देगा, उससे ज्यादा भी चीजें प्रोवाइड कर देगा। हाँ, बट ये है कि जो 20 मार्क्स है वो तो आप कंफर्म ही मान के चलना। जो 20 मार्क्स आपके होने वाले हैं एमसीक्यू के यानी सेक्शन ए का, वो तो आप कंफर्म ही मान के चलना। बाकी का कैसा है वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीजें याद रहती हैं, क्योंकि आप कैसे उसको यूटिलाइजेशन करते हो, कैसे आप इसको स्टडी करते हो, उस पर डिपेंड करता है। बट ये 20 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लास में जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इससे ज्यादा कोई एमसीक्यू नहीं पूछ सकते बोलो। ये पिछले 10 साल से ज्यादा के पेपर मैंने इंक्लूड किया है। जैसे मैं आपको बता दूं तो हमारी क्लास में टोटल कितने पीडीएफ कितने क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लगभग 114 क्वेश्चंस है, राइट। और कोशिश यही रहेगी आज हमारा जो 81 से स्टार्ट होने वाला है वो सारे क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कर लूं। यानी 81 से लेके 114 तक क्वेश्चंस है इसमें हमारे टोटल में। और टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 114 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, जैसे आपको पता है हर साल पहले सेक्शन ए में सिर्फ 10 क्वेश्चन आते थे। यानी कहीं ना कहीं मैंने 10 साल से ज्यादा के पेपर को कवर अप किया हुआ है, राइट। 10 से ज्यादा की पेपर को कवर अप किया मतलब जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारी चीजों को मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो अभी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इसको अच्छे से देखें। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लासेस देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके फटाफट पीडीएफ रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन क्लासेस जरूर देखिए, उसका मेन फायदा आपको ये होगा कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है वो एक्सप्लेनेशन आपको काफी हेल्पफुल होगा। और वो कैसे होगा वो आपको भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, आपको क्लास लाइक करना है, यानी जो इसका वीडियो है वो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड है, ठीक है, नियर एंड डियर जो भी फ्रेंड है जिनको ऐसा लगता है कि आपको मतलब आप उनकी मदद कर सकते हो, उनकी आप हेल्प करो। प्लस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये 3 चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, बाकी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और अपने ऊपर फोकस करो, यानी अपना स्टडी पे ध्यान लगाए रखो, ठीक है। बाकी चीजों के मोह माया से दूर रहो। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। नहीं तो सोचोगे कि सर 2 मिनट से यही बोले जा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बाकी मैं इतना नहीं बोलूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के समय डूबत ऋण वापसी का लेखा प्रभाव क्या होगा। यानी कि जब हम रोजनामचा बनाते हैं तो रोजनामचा बनाते समय ये डूबत ऋण वापसी का लेखा क्या होता है, वो भी कब, विसर्जन के समय। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सवाल है आपको सेक्शन सी में भी पूछा जाता है। जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं विसर्जन वाले में, उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सेक्शन ए बी सी डी लगभग चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, तो अब इसको समझते हैं। जब डूबत ऋण वापसी होता है तो डूबत ऋण वापसी का लेखा क्या होगा वो समझना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे कोई रोजनामचा तो दिया नहीं है, 4 अलग अलग ऑप्शन दिया है। तो हमें कैसे पता चलेगा इन चारों में से कौन सा राइट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है उससे रिलेटेड जो रोजनामचा है वो पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डूबत ऋण वापसी का लेखा। तो डूबत ऋण वापसी का मतलब क्या, पैसे हमें वापस मिल गए, तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोजनामचा बनेगा रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। और क्या बन जाएगा, वसूली खाते जमा। क्योंकि जो भी पैसा हमें मिलेगा हम कहाँ लिख देंगे, वसूली में लिख देंगे। क्लियर है। याद रखना डूबत ऋण वापसी का हम नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अब लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को बंद कर रहे हैं। और जब बिजनेस को बंद कर रहे हैं यानी विसर्जन कर रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है पैसे किस बात के मिले, हमें तो बस पैसे मिल गए, तो हमने वो लिख लिया कि रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते जमा। अब चारों ऑप्शंस को रीड करते हैं और चेक करते हैं कि इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है। तो पहले में लिखा है नगद खाता जमा, यानी रोकड़ खाता जमा। तो हमने तो नगद खाता उधार किया है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरा लिखा है वसूली खाते जमा। क्या लिखा है दूसरा, वसूली खाते जमा, मतलब ये ही सही है हमारा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, वसूली खाते जमा, यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वसूली खाते जमा। अगर आप बाकी का ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वसूली खाते उधार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कोई प्रभाव नहीं। तो वसूली खाते तो उधार हुआ नहीं, और कोई प्रभाव नहीं कैसे होगा, रोजनामचा तो बनेगा ही ना। इसका मतलब ये चौथा तो गलत ही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कंपनी के जीवन काल के दौरान
क्या लिखा है, कंपनी के जीवन काल के दौरान किस प्रकार की प्रेफरेंस शेयर्स को पूंजी राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार है। क्या बोला है कि किस प्रकार के, ध्यान से सुनना, किस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर को पूंजी राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार है। तो हमें टोटल 4 नाम दिया है, संचयी, रिडीमेबल, परिवर्तनीय और पार्टिसिपेटिंग। तो पहले मैं आपको इन चारों का मतलब बता देता हूं, जिससे आपका क्या होगा कि अगर आपको ये अलग तरह से भी पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सको। सबसे पहला है संचयी। संचयी को हम कम्युलेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में CF लिखता हूँ। ये CF आपको पहचानने के लिए लिखा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। रहने दो, नहीं लिखता हूँ आप बोलोगे कि ऐसा बुक में कहीं लिखा नहीं है। तो फिलहाल सिर्फ संचयी का वर्ड का मतलब समझते हैं। संचयी का मतलब होता है संचय करना, ठीक है। क्या होता है, संचय करना, यानी ऐसे समझो बचा कर रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बचा कर रखने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी साल आपको डिविडेंड नहीं मिला है, मतलब जो पैसा है उस पे आपको वो मतलब जो ब्याज मिलता है शेयर्स पे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि मान लो 2016 में जो डिविडेंड मिलना था, ध्यान से सुनना इसको, 2016 में जो डिविडेंड मिलना था वो नहीं मिला, तो 2017 में अगर कंपनी को अच्छा लाभ हुआ है, ध्यान से सुनना, क्या कंपनी को अगर 2017 में अच्छा लाभ हुआ है तो होगा क्या, तो ये होगा कि 2016 और 2017 दोनों ईयर का जो डिविडेंड है वो आपको क्या मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा। और यही है हमारा संचयी प्रेफरेंस शेयर्स, यही फायदा है संचयी वालों का, ठीक है। उसके बाद अगला है रिडीमेबल। तो रिडीमेबल यानी कि एक वक्त के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, एक निश्चित समय दौरान, एक निश्चित समय कम वापस मिल जाती है, मिल जाती है। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, यही लिखा था ना कि किस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स को पूंजी राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये मैंने बता दिया कि रिडीमेबल शेयर वाले जो ऐसे होते हैं कि एक निश्चित समय के दौरान उन्हें रकम वापस मिल जाती है, यानी उन्हें रकम वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो हमारा जो ऑफिशियल आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है इतना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं आपको चारों पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। उसके बाद अगला है परिवर्तनीय। परिवर्तनीय में क्या है कि एक समय दौरान, ध्यान से सुनना, कभी भी, ऐसे नहीं लिखते, कभी भी लिखता हूं, ठीक है, एक समय नहीं, कभी भी। और ये कभी भी का मतलब क्या है, जब शेयर धारक चाहे तब, जब शेयर धारक चाहे तब। होगा क्या, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको इक्विटी शेयर्स में, किसमें, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हैं। क्लियर है। तो मैंने क्लियरली आपको 3 पॉइंट समझा दिया है। संचय का मतलब मैं बताया, संचय करना या बचा कर रखना, मतलब जैसे मान लो किसी साल का डिविडेंड नहीं मिला और अगले साल अच्छा लाभ हो गया तो आपको पिछले साल का और इस साल दोनों का जोड़ के मिल जाएगा। रिडीमेबल का मतलब एक निश्चित समय के दौरान आपको रकम वापस कर दी जाएगी। परिवर्तनीय का मतलब कभी भी जब शेयर धारक को सही लगता है तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हैं। उसके बाद अगला पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये होता है कि डिविडेंड मिलने के बाद, ध्यान से सुनना, डिविडेंड, इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है जगह कम बचने वाली है तो आपको थोड़ा आसान होगा समझने में। डिविडेंड कम, सॉरी डिविडेंड कम नहीं, डिविडेंड मिलने के बाद, डिविडेंड मिलने के बाद, ऐसे समझो कि आपको जो डिविडेंड मिलना था वो डिविडेंड मिल गया है, फिर भी, ध्यान से सुनना, फिर भी रकम बचा है। क्या कहा मैंने, फिर भी रकम बचा है, मतलब जितना आपको डिविडेंड मिलना था वो तो मिल चुका है, लेकिन फिर भी व्यवसाय में कुछ पैसा बच गया है। तो जब व्यवसाय में पैसा बच गया है इसका मतलब ये हुआ कि आपको, ध्यान से सुनना, डिविडेंड के अलावा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा डिविडेंड मांगने का अधिकार होता है। क्या कहा मैंने, एक्स्ट्रा डिविडेंड मांगने का, थोड़ा नीचे और कर देता हूं, अधिकार होता है।
क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये चार के चारों मैंने कवर कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है कि जो पार्टिसिपेटिंग वाले हैं मैंने देखा बहुत जगह आंसर पूछा गया है, कुछ जगह संचयी का भी पूछा गया है, इस वजह से मैंने चारों का पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। और एक बार मैं आपको बता दूं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स के आंसर है लगभग वही तुम्हारा डिबेंचर वाले में भी है, एक छोड़ के, इसलिए मैंने आपको ये वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश की है। मैंने कहीं भी शेयर वर्ड यूज नहीं किया, मैंने संचयी वर्ड का मतलब समझाया, आपको रिडीमेबल वर्ड का मतलब समझाया, परिवर्तनीय का मतलब समझाया और पार्टिसिपेटिंग का मतलब समझाया। क्लियर है? तो आप इन वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूं ताकि अगर आपको डिबेंचर से जुड़ा हुआ भी सवाल आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगला लिखा गया है हिसाबी गुणोत्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमें कुछ ऑप्शन दिया है और पूछा है भाई इन चारों में से कौन सा सही है। तो नंबर 1 में लिखा है कि पीढ़ी द्वारा विकसित अनुपातों की तुलना, दूसरा लिखा है व्यवसाय के अनुपातों के साथ तुलना, तीसरा लिखा है प्रतियोगियों के अनुपातों के साथ तुलना। मतलब ये बोला है कि जो हिसाबी गुणोत्तर हम बनाते हैं, इस हिसाबी गुणोत्तर का हम करते क्या है, तो हम इसका क्या करते हैं, पीढ़ी द्वारा नहीं, अपने ही व्यवसाय में जो हमने अलग अलग अनुपात विकसित किए उसके साथ तुलना कर सकते हैं, जो दूसरे व्यवसाय वाले हैं यानी जो बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं, इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, उनके साथ तुलना कर सकते हैं, या हमारे जो प्रतियोगी हैं उनके साथ तुलना कर सकते हैं। तो ये तीन के तीनों ही जो आंसर है वो आपके क्या है, राइट है। यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है? तो ये एमसीक्यू आपको याद रखना है, इस चैप्टर में से जो एमसीक्यू पूछेंगे ज्यादातर ऐसे ही पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मालिक के धन में शामिल है। मालिक का मतलब होता है कि कंपनी के मालिक। तो कंपनी के मालिक कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं शेयर धारक। कौन होते हैं, कंपनी के मालिक शेयर धारक। अब सवाल यह है कि शेयर धारक अगर होते हैं तो कौन कौन सी चीजों का समावेश उसमें होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मालिकी फंड। क्या लिखेंगे, मालिकी फंड। ये जो मालिकी धन लिखा है ना, एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, मालिकी फंड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूं मालिकी फंड। अब मालिकी फंड में किन किन चीजों का समावेश होता है ये पूछा है। तो मालिकी फंड में समावेश होता है इक्विटी शेयर का, मालिकी फंड में समावेश होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, और साथ ही साथ जो व्यवसाय में अनामत बचा होता है, ठीक है, क्या अनामत और आधिक्य, उन सभी चीजों का समावेश किसमें होता है, मालिकी फंड में, अनामत और आधिक्य। क्लियर है? इन तीन चीजों का समावेश होता है। अब हम थोड़ा ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन में लिखा है पहला इक्विटी शेयर पूंजी, जो यहाँ पर है, मतलब इसको हो जाएगा। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर पूंजी, जो यहाँ पर है, मतलब ये भी हो जाएगा। तीसरा है डिबेंचर। डिबेंचर कहाँ ये लिखा है, यहाँ पे मैंने कहीं नहीं लिखा, इसका मतलब डिबेंचर नहीं होगा। चौथा है सामान्य अनामत। तो देखो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया अनामत और आधिक्य, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन राइट वाला होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिबेंचर। क्लियर है? यानी क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डिबेंचर। डिबेंचर जो है वो मालिकी फंड या मालिकी धन में शामिल नहीं है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बैंक में से नकद निकाला है। अब हमने जवाब ये देना कि अगर बैंक में से नकद निकाला है तो इन चारों में से क्या होगा। चार ऑप्शन क्या दिया है, रोकड़ प्रवाह नहीं है, विनियोग प्रवृत्तियों का रोकड़ प्रवाह है, वित्तीय प्रवृत्तियों का रोकड़ जावक है, और परिचालन प्रवृत्तियों का रोकड़ प्रवाह है। क्लियर है? ये चार ऑप्शन दिया है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि बैंक से अगर हमने नकद निकाला है तो हमारा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये है आपका रोकड़ प्रवाह पत्रक का। कौन से का चैप्टर है, अरे मतलब कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह पत्रक। ठीक है, रोकड़ प्रवाह पत्रक में बेसिकली होता क्या है, रोकड़ प्रवाह पत्रक में हम यही जानना चाहते हैं जो हमारी अलग अलग तीन प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो हमारी अलग अलग तीन प्रवृत्तियां हैं, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन डिटेल में क्वेश्चन नंबर 10 में किया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा ऊपर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है कि हमारे पास तीन प्रवृत्तियां होती है, परिचालन प्रवृत्ति, विनियोग प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी थोड़ा भी डाउट रहे तो आप वो प्रवृत्ति मतलब वो क्वेश्चन को थोड़ा जरूर देख लेना, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। फिलहाल अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि रोकड़ प्रवाह पत्रक में जो तीन प्रवृत्तियां होती है, ठीक है, क्या कहा मैंने, जो तीन प्रवृत्तियां होती हैं, इन तीनों प्रवृत्तियों का जो मेन टारगेट होता है, ठीक है, इन तीनों प्रवृत्तियों को सॉल्व करने का जो हमारा मेन टारगेट होता है, या यूं कहो कि हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य ये होता है यह जानना कि रोकड़ कितना आया, ठीक है, रोकड़ कितना आया या रोकड़ कितना गया।
या इन शॉर्ट कहें तो रोकड़ का प्रवाह हम जानना चाहते हैं, और इसीलिए चैप्टर का नाम है रोकड़ प्रवाह पत्रक, यानी कितने पैसे आए और कितने पैसे गए हम ये जानना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूं बैंक से मैंने नकद निकाला, ध्यान से सुना, बैंक से मैंने नकद निकाला, तो रोजनामचा क्या बनता है? अच्छा, रोजनामचा को गोली मारो, सिंपल समझते हैं। जब बैंक में से नकद निकाला, बैंक किसका है? आपका है, यानी आपके अकाउंट में से, ध्यान से सुनना, ये आपका बैंक है और ये हो आप, ठीक है, ये कौन है? ये हो आप। बैंक में से पैसा निकाला तो पैसा किसके पास आया? आपके पास आया। और बैंक भी किसका है? मतलब बैंक, मतलब बैंक अकाउंट किसका है? आपका ही है। मतलब ये हुआ कि आपके पास से पैसा आपके पास ही आया है। ऐसे समझो एक जेब में से पैसा निकाल के हमने दूसरे जेब में डाल दिया। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या कोई पैसा आया या कोई पैसा गया? तो बिल्कुल नहीं, ना पैसा आया ना पैसा गया, क्योंकि पैसा तो हमारा ही है ना, बस एक जेब से निकाल के हमने दूसरी जेब में निकाल रख दिया है। बात समझ में आए? इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, रोकड़ प्रवाह नहीं है। क्लियर है? इट मे बी पॉसिबल कि कुछ बच्चों को इसका आंसर पहले से ही पता हो, पर वो सोच रहे हो कि सर इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं। तो यही रीजन था एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको इसका बेसिक समझ में आए और ये समझ में आए कि हम इस वाले को हम क्यों रोकड़ प्रवाह नहीं मानते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एक साझेदार हर महीने के अंत में बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपए निकालता है, फिर 12% के आधार पर आहरण पर ब्याज क्या होगा? क्लियर है? तो एक बात याद रखना, जब भी सवाल में कभी आपको आ जाए हर महीना, क्या आ जाए आपको? हर महीना, तो आपको याद रखना एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है आई बराबर पी आर एन। क्या होता है? आई बराबर पी आर एन। पी का मतलब होता है, ठीक है, पी का मतलब होता है प्रति माह की रकम। क्या होता है? प्रति माह की रकम। क्लियर है इतना? पी का मतलब यानी जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है प्रति माह की रकम। अब अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है कि एक साझेदार हर महीने के अंत में बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपए। यहाँ पे क्या लिखा है? कुल। कुल का मतलब है एक्चुअली में वर्ष में, पूरे साल भर में। एक और मैं बात बता दूं, ये जो है आपका, ये सेक्शन सी में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा ढंग से समझना। और जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में पेज नंबर 30 है, पेज नंबर 30 पे जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। इसलिए ये क्वेश्चन जो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और आपके 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, जब 3 मार्क्स में पूछेगा तो आपको अंतर इतना होगा, आपको पूरा डिटेल में लिख के समझाना पड़ेगा, और अगर आपको 1 मार्क्स में पूछेगा तो बस आपको आंसर टिक करना है। तो आंसर तो आप रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन जब आपको डिटेल में पूछ लिया तब डिटेल में तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कुल रकम बोला है, पर हमें तो चाहिए प्रति माह की रकम, मतलब ये हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे निकालेंगे प्रति माह की रकम। तो कैसे निकालेंगे? 6,000 भागे 12, तो ये हो जाएगा 500 रुपए, यानी प्रति माह की रकम कितना आएगा? 500 रुपए आएगा। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आ गई है? वो आ गई है 500 गुड़े आर कितना है हमारे यहाँ पे? 12%। तो यहाँ पे लिख देंगे 12%। ठीक है, जो मैंने डिवाइड में 100 लिखा है, ये डिवाइड में बेसिकली परसेंटेज के यूज होता है, तो जब मैंने परसेंटेज लिख दिया तो मुझे वो डिवाइड लिखने की जरूरत नहीं है। फिर गुड़े, गुड़े क्या है यहाँ पे? एन। अब ये एन का मतलब क्या है? ये एन डिपेंड करता है कि तुमने आहरण कब किया है। तो यहाँ पे आहरण किया है अंत में। कब आहरण किया है? अंत में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं है, तो थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखवाया था वैसे तो। अगर आप लोगों ने लगातार क्लासेस देखी होंगी तो आपको वो पता भी होगा कि हाँ मैंने ऐसा एक क्वेश्चन बताया था। और अगर आपने क्लासेस लगातार नहीं देखी होंगी तो भाई क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं वो कंटिन्यूसली बने रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी आपको जो भी बताऊंगा वो आपके बेनिफिट के लिए होगा। जैसे देखो ये आ गया, जब भी सवाल में कभी आता है अंत में, शुरू में, मध्य में, ऐसा कुछ भी करके आता है, तो मैंने क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आपको याद रखना है, जब भी सवाल में आएगा हर महीने के प्रारंभ में, तो प्रारंभ का मतलब होता है 78/12। जब भी सवाल में कहीं पे भी आया कि अंत में, तो अंत का मतलब होता है 66/12। और जब भी कभी सवाल में आया कि हर महीने के मध्य में, तो मध्य का मतलब होता है 72/12। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने 47 में समझाया था। ठीक है, तो अब चलते, देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने समझाया था, और यहाँ पे मैंने लिख दिया था प्रति माह, यानी कि हर महीने की रकम को ध्यान में लिया जाता है। क्लियर है? ये बातें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी यहाँ पे डिटेल में करना जरूरी था क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था।
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंत है, तो अंत का मतलब हो जाएगा 66/12। अगर इसका आप सॉल्यूशन करते हो तो कितना हो जाएगा 330 रुपए। कितना हो जाएगा 330 रुपए। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 330 रुपए। अब ये कैसे आया, तो कैसे उठाओ और लिखो गुणे, पहले लिखो 500 500 गुणे 12, फिर दबा दो बटन परसेंटेज का, फिर गुणे लिखो 66, लिख दो भागे 12, तो कितना आ जाएगा 330 रुपए आ जाएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 86। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निश्चित संख्या के वर्षों के लिए भारित औसत लाभ की खरीद की विधि द्वारा ख्याति का मतलब क्या था। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, भारित औसत लाभ की खरीद की विधि द्वारा। तो खरीद की विधि द्वारा का मतलब ये है कि जब आप सवाल सॉल्व करते हो तो आपको पता होगा सवाल में कभी कभी लिखा रहता है खरीद के वर्ष। क्या लिखा रहता है, खरीद के वर्ष या ख्याति की खरीद के वर्ष। क्लियर है, तो उसका मतलब ये है। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो चारों के चारों ही ऑप्शन में लिखा है खरीद का वर्ष, खरीद का वर्ष, और यहाँ पे वर्ष की खरीद, खरीद का वर्ष। क्लियर है, यानी चार के चार ऑप्शन मिलेगा, तो हमें लग रहा है कि चार का चारों आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है भारित औसत लाभ। क्लियर, क्या दिया हुआ है, भारित औसत लाभ। अब चारों में ध्यान से देखो कौन से पॉइंट में भारित औसत लिखा है। तो पहले में तो लिखा है औसत लाभ, मतलब ये कैंसल। दूसरे में लिखा है चालू वर्ष, मतलब ये भी कैंसल। तीसरे में लिखा है पिछला वर्ष, तो ये भी कैंसल। लेकिन चौथे में लिखा है भारित वर्ष लाभ, सॉरी भारित औसत लाभ। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा कि भारित औसत लाभ गुणे ख्याति के लिए खरीद का वर्ष, ये हो जाएगा हमारा ख्याति का मतलब। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। अब 88 में क्या बोला है कि प्राप्य आय या प्राप्त आय, ठीक है, या अग्रिम चुकाया व्यय को पुनः मूल्यांकन के समय डैश डैश खाते में संपत्ति और दायित्व के पर दिखाया जाता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। सवाल में लिखा है कि अगर आपको प्राप्त आय हो, प्राप्त आय का मतलब ये होता है जो आपको मिला नहीं है लेकिन आपका आय बन चुका है। क्या हुआ है, आपका आय बन चुका है जो आपको मिलेगा। अग्रिम चुकाया का मतलब कि कोई ऐसा खर्च जो आपने पहले से ही चुका दिया है। तो अब सवाल में ये पूछा है कि ये जो हमारा संपत्ति दायित्व है इसको हम कहाँ दिखाते हैं बेसिकली में। अब हमें डिसाइड करना कि ये हमारे लिए है क्या। तो प्राप्त आय या प्राप्य आय जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति, क्योंकि ये हमें मिलने वाला है। क्लियर है, और उसी तरह से हमारा जो अग्रिम चुकाया है, अग्रिम चुकाया व्यय यानी अग्रिम चुकाया जो खर्च होता है वो भी हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति होता है। क्लियर है, अब ये जब दोनों चीजें क्या है हमारे लिए संपत्ति है, तो संपत्ति होने का मतलब फायदा होगा या नुकसान होगा। तो सिंपल सी बात है, संपत्ति का मतलब फायदा होगा। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं, पुनः मूल्यांकन के समय पुनः मूल्यांकन किन चीजों का किया जाता है, दो चीजों का। एक किया जाता है संपत्ति का और दूसरा किया जाता है दायित्व का। और संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन का दो ही नियम है। क्या दो नियम है, ये नियम है कि अगर लाभ हुआ, ठीक है, लाभ हुआ तो पुनः मूल्यांकन के जमा में, और अगर हानि हुआ, ठीक है, नुकसान हुआ या खर्च हुआ तो पुनः मूल्यांकन के उधार में। बस यही दो नियम है। ठीक है, अब ये बोलोगे कि सर यहाँ पे ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है, तो एक चीज और बता दूं, लाभ का मतलब होता है संपत्ति। अगर कोई चीज आपके पास संपत्ति के तौर पे तो वो आपका फायदा है, और अगर कोई चीज आपके पास दायित्व के तौर पे तो वो आपका हानि है। तो ये दोनों की दोनों चीजें हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति है मतलब लाभ है, लाभ का मतलब हमें जमा करना है किसके खाते में, पुनः मूल्यांकन के खाते में। तो चारों ऑप्शन देखते हैं और समझते हैं। पहला लिखा पुनः मूल्यांकन का जमा पक्ष, तो आंसर तो पहले में ही मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, पुनः मूल्यांकन उधार तक कैंसिल हो जाएगा। फिर बाकी दोनों में लिखा है भागीदारों की पूंजी, भागीदारों की पूंजी का मतलब साझेदार की पूंजी। तो कभी भी हम पुनः मूल्यांकन डायरेक्टली साझेदार की पूंजी में नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निवृत्त साझेदार का शेयर भागीदारों के बीच वितरित किया जाता है, यानी चालू भागीदारों के बीच वितरित किया जाता है। फिर नया लाभ हानि गुणोत्तर खोजने का सूत्र बताओ, यानी नया लाभ हानि का प्रमाण का फॉर्मूला क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, कोई साझेदार निवृत्त हो रहा है, ठीक है, उसका जो शेयर था वो किसको मिल रहा है, चालू साझेदारों को। क्लियर है, मैंने क्या कहा, जो छोड़ के जा रहा है उसका भाग किसको मिल रहा है, चालू वालों को। तो चालू वालों को अगर मिल रहा है तो उनको क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, तो सीधी सी बात है उनको क्या होगा, फायदा होगा। ध्यान से सुनना, अगर कोई इंसान छोड़ के जा रहा है उसका खाने का तुमको मिल गया तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही समझो, मान लो कि तुम गए थे पिज्जा बर्गर खाने के लिए, एक पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा रखा था, तुम्हारे एक फ्रेंड का घर से फोन आ गया, वो चला गया, बोला कि सॉरी यार मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ घर से, अर्जेंट कॉल आया। पूरा पिज्जा पड़ा हुआ है, तुम तीन दोस्त बचे हो, तीनों का तो फायदा हो गया ना, उसका भी हिस्सा खाने को मिल जाएगा। क्लियर है, और जो फायदा होगा तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले तुम्हारा था, पहले तुम्हारा क्या था, पुराना, ठीक है, जो भी पुराना शेयर बचा था उसमें तुम्हें नया और मिल गया। क्या नया मिल गया, अपने दोस्त का पिज्जा तुम्हें खाने को मिल गया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
पुराना शेयर प्लस लाभ। अब चेक करो पुराना शेयर प्लस लाभ कहाँ दिया है, तो पहले में दिया त्याग प्लस लाभ, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरे में लिखा है नया शेयर माइनस त्याग, तो नया शेयर में से नया शेयर तो हमको पता ही नहीं है, वही तो हमको निकालना है, राइट, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है पुराना शेयर प्लस लाभ, तो ये रहा हमारा ऑप्शन, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुराना शेयर प्लस लाभ। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आपको दिया वो पिज्जा वाला, आप उसको याद रखना, आपको बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को सार्वजनिक सदस्यता के माध्यम से कम कितने प्रतिशत राशि के लिए शेयर आवेदन प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे होगा कम से कम कितने प्रतिशत। क्लियर है, प्रतिशत थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हट गया है, तो आपको बस इतना है ना, कितने प्रतिशत के आंसर में देखोगे आपने प्रतिशत लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेबी के नियमों के अनुसार, क्या कहा मैंने, सेबी के नियमों के अनुसार अगर कंपनी जब शेयर प्रकाशित करती है यानी सार्वजनिक अभिदान करती है, अगर उस समय कंपनी को कम से कम 90% जितना शेयर नहीं मिला तो कंपनी चालू होने से पहले ही बंद हो जाता है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 90%। क्लियर है, अब चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छा लगा, मतलब जो मैंने क्वेश्चन करवाए, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, आपको किसी का फोटो दिखा, अच्छा लगा, आपने लाइक कर दिया। वैसे ये वीडियो है, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओ। दूसरा, आप कमेंट कर दो, अगर आपको अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा नहीं लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा कम अच्छा लगा, थोड़ा बुरा लगा, थोड़ा ज्यादा बुरा लगा, जो भी है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरा ये है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कोशिश करें कि आने वाले समय में हो सके तो ये हिंदी मीडियम का सबसे अच्छा चैनल बन जाए, क्योंकि आपने अगर वीडियोस देखा होगा, ठीक है, आपने जो वीडियोस देखा होगा, आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी तो आपको लोग थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू भाई, तुमने ये चैनल के बारे में बता दिया। क्लियर है, मुझे तो बोलेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, और आपको भी बोल देंगे। और किसी का भला करके अगर आपको कुछ अच्छा मिल जा रहा है तो क्या नुकसान है, क्योंकि आपको कुछ देना तो पड़ नहीं रहा है जेब से, बस आपको सिर्फ एक हेल्प करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें करेंगे। और आपको क्या करना है, मेरा 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम के लिए और एक हिंदी मीडियम के लिए है। आपको जो सही लगे, इंग्लिश मीडियम वाला अगर आपको कोई फ्रेंड है तो ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, या आप खुद चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अभी प्रमोशन बहुत हो गया, ये प्रमोशन नहीं है एक्चुअली, कोई मीडिया वाला नहीं हूँ मैं, कोई टीवी स्टार नहीं हूँ, ना ही कोई मैं एक्टर हूँ, क्रिकेटर हूँ जो मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा। ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, ये पूरी मेरी मेहनत है। हिंदी में टाइप करना, हिंदी में ट्रांसलेट करना, फिर क्वेश्चन का आंसर टिक करना, बाद में रात में वीडियोस रिकॉर्डिंग करके एक्सप्लेनेशन बना के अपलोड करना, बहुत मेहनत का काम होता है। जो स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि नॉर्मली मेरी हेल्थ काफी खराब थी बीच में, स्टिल ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी सी मदद की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, जब मुझे कोई थोड़ी सी मदद करता था, मुझे कुछ नहीं आता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मैं आज भी उन चीजों को नहीं भूला हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मुझे उसी तरह से याद रखें। ठीक है, फिलहाल चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन से, बाकी तो हम बातें करते ही रहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या लिखा है कि डिबेंचर जिसे शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है, डैश डैश डिबेंचर कहते हैं। तो अभी इसका मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 84 में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। कहाँ, अरे बहुत ज्यादा ऊपर चला आया, कहाँ गया, 84 80 ये रहा, देखो सॉरी 82 में। यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया है, सवाल में पूछा है कि कौन से में बदल सकते, तो यहाँ पे देखो परिवर्तनीय, कभी भी जब शेयर धारक चाहे तब प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। यानी देखो एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन से आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ पे बोला है कि कौन से ऐसे शेयर हैं जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो कौन सा शेयर होगा, परिवर्तनीय। क्लियर है, आपको याद रखना है कि परिवर्तनीय शेयर को हम जब चाहे तब बदल सकते हैं। किसको, देखो परिवर्तनीय मतलब कौन सी चीज को, सॉरी 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 माय मिस्टेक, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं बोला। लिखा है डिवेंचर जिसे शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैंने क्या कहा था, आपको सिर्फ वर्ड पे फोकस रखना है। परिवर्तनीय वर्ड का मतलब होता है बदल सकते हैं, तो ये परिवर्तनीय डिवेंचर ऐसा डिवेंचर है जिसको हम जब चाहे तब हम शेयर में बदल सकते हैं। क्लियर है इतना, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रवाही संपत्ति प्राप्त करने के लिए चालू संपत्ति में से किस संपत्ति को घटाया जाना चाहिए। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस की वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताया है। मैं फिर भी थोड़ा सा कष्ट करूंगा और ऊपर चलूंगा, क्योंकि मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कौन सा वाला, अरे लो मिल गया, देखो इसको बोलते हैं नसीब। देखो लिखा ना कि प्रवाही संपत्तियों पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसको चालू संपत्ति से घटाया जाता है। तो ऑप्शन में मैंने सॉरी आंसर में लिखा है कि चालू संपत्ति, देखो यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है मैंने चालू संपत्ति माइनस
अग्रिम चुकाया खर्च, फिर मैंने क्या लिखा है माइनस स्टॉक। क्लियर है, यानी कि ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 में बता दिया है। अब आया है क्वेश्चन नंबर 92। तो इस सवाल में हमारा स्टॉक दिया हुआ था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, स्टॉक हो गया था। लेकिन अब क्वेश्चन में नंबर 92 में चलते हैं और देखते हैं 92 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो 92 नंबर में देखोगे तो हमें यहाँ पे दिखा हुआ है अग्रिम चुकाया खर्च, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अग्रिम चुकाया खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भारत में किस वर्ष भागीदारी अधिनियम लाया गया है, यानी कि जो साझेदारी अधिनियम था वो कब लाया था। तो आपको पता होगा, मैंने कई सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हुए बोला है कि साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम के तहत ये तो यानी आपको आंसर याद होना चाहिए कि भागीदारी कब आया था, 1932 में, यानी साझेदारी अधिनियम कब आया था, 1932 में आया था। ठीक है, फिर अगला लिखा है कि जब लाभ में उतार चढ़ाव होता है तो ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधि बेहतर है। तो जब लाभ की बात करता है तो वो लाभ के आधार पर, ध्यान से सुनना, लाभ के आधार पर हमारे पास दो मेथड है। एक है औसत, नॉर्मली बोलते हैं सरल औसत, ठीक है, और दूसरा है भारित औसत। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या है उसको बढ़ने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो सरल औसत होता है ना, सरल औसत का मतलब ये हुआ कि लाभ में कमी हो रहा हो और साथ में वृद्धि भी हो रहा हो, मतलब इन शॉर्ट कमी और वृद्धि हो रहा हो तब, यानी जो हमारा आंसर है उतार चढ़ाव। क्लियर है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, सरल औसत। और ध्यान दोगे तो सरल औसत कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, सरल औसत लाभ विधि। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर भारित औसत क्या होगा। तो भारित औसत याद ये रखना है कि भारित औसत का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब लाभ में क्या हो रहा हो, वृद्धि, लाभ में लगातार, क्या कहा मैंने, लाभ में लगातार वृद्धि हो रहा हो। क्लियर है, जब लाभ में लगातार वृद्धि हो रहा तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, भारित औसत। जैसे पहले साल 15,000 है, दूसरे साल 17,000 है, तीसरे साल 18,000 है, उसके बाद 20,000 है। तो ध्यान से देखोगे तो लगातार लाभ बढ़ रहा है। फिर भी मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, हमारी किताब में क्वेश्चन नंबर 9 है या क्वेश्चन नंबर 10 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस सवाल में ऐसा हो रहा है कि लाभ जो है वो लगातार घट रहा है। ध्यान से सुनना, लाभ क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। फिर भी सवाल में बोला है भारित औसत, क्या बोला है, भारित औसत। तो एक बात और याद रखना है कि मतलब लाभ लगातार बढ़ रहा हो या लाभ लगातार क्या हो रहा हो, घट रहा हो। और अगर सवाल में बोल दिया है तो भारित ही लगाना है, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर लाभ लगातार घट रहा हो तब भी हम क्या लगा सकते हैं, भारित औसत का नियम लगा सकते हैं। क्लियर है इतना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुनः सॉरी सवाल में ये पूछा है कि पुनः निर्माण के समय भागीदारों को लाभ का मतलब, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि पुनर्निर्माण का यहाँ पे मतलब है पुनर्गठन से, ठीक है, पुनर्गठन से। तो जब जब हम पुनर्गठन की बात करते हैं तो वहां पे लाभ का मतलब क्या था। अच्छा, आप लाभ का मतलब क्या समझते हो, लाभ का मतलब समझते हो जब पहले जो था उससे ज्यादा अब मिल गया हो। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि जो पहले था उससे ज्यादा अब मिल गया हो। ऐसे समझो, तुम पिज्जा खाने गए, ठीक है, तुम पिज्जा खाने गए और वहां पे तुमने एक पिज्जा ऑर्डर किया, तुम बैठ के आराम से खा रहे थे, तब तक वहां पे तुम्हारा एक फ्रेंड आ गया और उसने तुम्हारे लिए एक पिज्जा और ऑर्डर कर दिया। अब तुम्हारे पास कुल कितने पिज्जा हो गए, दो पिज्जा हो गए। इसका मतलब ये होगा कि पहले की अपेक्षा अब क्या है, ज्यादा है, पहले की अपेक्षा अब क्या है, ज्यादा है। तो अगर ये पता करना है कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो मतलब अगर तुम्हें ये जानना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, पर हमें तो पूछा है लाभ, तो लाभ कैसे पता चलेगा, जब पहले की अपेक्षा अब ज्यादा हो। अब का मतलब अब दो है, पहले कितना था, एक था, तो दो क्या है, ये दो है नया और एक क्या है, पुराना। क्लियर है, ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि तुमको थोड़ा याद रहे और चीजों को क्या है तुम दिमाग में अच्छे से फिट कर सको। हालांकि ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पे इतना ज्यादा कहानी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या है मैं बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम अपने आप को मेंटेन कर पाओ उस हिसाब से। ओके, तो अब क्या है, नया माइनस पुराना। तो थोड़ा सवाल पढ़ते हैं, यानी ऑप्शंस पढ़ते हैं और ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा वाला मैच होता है। ऑप्शन ए में लिखा है लाभ का पुराना गुणोत्तर नए लाभ गुणोत्तर से कम है। क्या बोला है, लाभ का पुराना वाला यानी ये वाला एक वाला
नए से क्या है, कम है, नया वाला कितना है 2 है, और उससे ये पुराना वाला कम है, ये बात तो सच है। यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया, तो बाकी का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ के मैच कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे। अगले में लिखा है कि यदि यदि पेढ़ी को साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी उल्लेख ना किया गया। दिए गए ऋण का मतलब है कि अगर मान लो साझेदार ने व्यवसाय को लोन दिया है, क्या कहा मैंने, अगर साझेदार ने व्यवसाय को लोन दिया, इस ऋण का मतलब है लोन, और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि ब्याज कितना देना है, स्पष्ट रूप से कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो तुम कितना ब्याज चुकाओगे। तो ये हमने पढ़ लिया था इसके पहले कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार हम कितना ब्याज चुकाते हैं, हम चुकाते हैं 6%। और ये जो ऑप्शन नंबर डी खाली है यहाँ पे होता है कुछ नहीं, तो हमें कुछ नहीं तो नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर सी 6%। और इसके बारे में मैंने डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके पहले वाली क्लास में किया था, जहाँ पे मैंने ये समझाया था आपको, क्या समझाया था कि अलग अलग नियम बनाए गए थे साझेदारी अधिनियम 1932 में। तो वो नियम क्या थे, तो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्टली बोल भी सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली बोलने का और यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाने का और आपको फायदा ये होगा कि आप दोबारा जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी कि 1932 में, देखो ये आ गया ना क्वेश्चन नंबर 15, लिखा ना 1932 में पूंजी और आहरण पर ब्याज नहीं देना है, लेकिन 1932 के अनुसार लोन पर ब्याज चुकाना है, और वो कितना चुकाना है, 6%। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है 6%, कहाँ गया ये रहा, सॉरी ये गलत पेन चूज कर लिया है, ये कलर बिल्कुल सही नहीं है इसके लिए। इसके लिए कौन सा कलर ले, ब्लू। हाँ ये दिखाई दे रहा है, कितना परसेंट चुकाना है ब्याज, 6%। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, वसूली खाता किस प्रकार का खाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट रॉन्ग दिया जाने वाला आंसर भी होगा इसका। क्यों रॉन्ग दिया जाने वाला आंसर, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली लगता कुछ और है, पर किताब में कुछ और लिखा, एक्सप्लेनेशन कुछ और होता है इसका। इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, कि वसूली खाता किस प्रकार का खाता है। तो वसूली खाता जो है वो उपज खर्च प्रकार का खाता है। कौन सा, उपज खर्च। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये माल संपत्ति है, इवन कभी कभी टीचर्स भी गलती कर देते हैं, वो माल संपत्ति बोल देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो वसूली खाता है वो क्यों बनाया जाता है, वसूली खाता इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने संपत्ति और दायित्वों का क्या कर सके, निपटारा कर सके। ठीक है, उनको ये लगता है कि हम संपत्ति और दायित्वों का निपटारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा होगा, कौन सा खाता होगा, ये हो जाएगा संपत्ति खाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम निपटारा भले कर रहे हैं, पर ये निपटारा हम कब कर रहे हैं, जब हम कंपनी का विसर्जन कर रहे हैं, और कंपनी का विसर्जन करते समय हम निपटारा कर रहे हैं, और निपटारा करके ये देखना चाहते हैं कि हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। और फायदा या नुकसान की जब हम बात करते हैं तो फायदा नुकसान किस में आता है, उपज और खर्च में आता है। क्लियर है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपज खर्च हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको प्रूफ भी दिखाया था, जो कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। वो पीडीएफ मैंने यहाँ पे ऐड किया था, ये रहा, देखो है भी अभी तक, यानी जो पिछली क्लास में मैंने पीडीएफ ऐड किया था वो अभी तक है। और यहाँ पे देखो लिखा है कि ऊपर के अनुसार, देखो ऊपर नाम क्या लिखा है, वसूली खाता, क्या नाम लिखा है, वसूली खाता, और नीचे देखो लिखा है इसलिए वह उपज खाता, उपज खर्च खाता का एक प्रकार गिना जाता है। क्लियर है, तो आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, और ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको याद रहेगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 98, क्या लिखा है कि कंपनी किस्त की बकाया राशि पर डैश 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 प्रतिशत पर एनम पर ब्याज लगा सकती है। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, ये याद रखना है। ठीक है, प्रति वर्ष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर एनम, और हिंदी में कहते हैं प्रति वर्ष। ठीक है, तो कितना प्रति वर्ष ब्याज लगाया जा सकता है, इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा, और आंसर क्या है, 10%। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि 10% ब्याज लगा सकती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जब नकद के अलावा अन्य कारणों से डिबेंचर प्रकाशित किया जाता है। क्या लिखा है, जब नकद के अलावा अन्य कारणों से डिबेंचर प्रकाशित किया जाता है तो किस खाते में उधार किया जाना है, यानी किस खाते में उधार किया जाता है। अब आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जब हम डिबेंचर प्रकाशित करते हैं तो नॉर्मली रोजनामा में हम क्या लिखते हैं, हम नॉर्मली लिखते हैं बैंक खाते उधार। क्या लिखते हैं, बैंक खाते उधार, और लिखते हैं डिबेंचर आवेदन खाते जमा। क्या लिखते हैं, डिबेंचर आवेदन, दन दनादन नहीं होगा, आवेदन, आवेदन खाते जमा। लेकिन
अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया नकद के अलावा, मतलब ये रोकड़ वाला तो आएगा नहीं, तो अब क्या आएगा, जब आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपने किसको दिया होगा, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। क्या आपने नकद को दिया होगा, तो बिल्कुल नहीं। क्या आपने डिवेंचर को दिया होगा, तो डिवेंचर ही तो दे रहे हैं, तो डिवेंचर को थोड़ी देंगे। तो अब उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है विक्रेता। हाँ, तो ये चांसेस हैं कि हम किसी विक्रेता को दे सकते हैं। तो रुजनामचा क्या बनता है इसका, विक्रेता खाते उधार और डिवेंचर खाते जमा। अब ये क्यों देते हैं विक्रेता को, वो भी मैं बता देता हूँ। ज्यादातर हम देते हैं या तो हमने कोई मशीन खरीदा हो, यानी कि कोई संपत्ति खरीदा हो, ठीक है क्या, हमने कोई संपत्ति खरीदा हो और उसके बदले में दिया हो, या तो हमने कोई व्यवसाय खरीदा हो और उसके बदले में हमने डिवेंचर दिया हो। क्लियर है, यही दो सवाल आपकी बुक में दिया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रेता की। क्लियर है, यानी विक्रेता खाते उधार किया जाता है। क्लियर हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बैंक बैलेंस है डैश डैश डैश, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट है डैश डैश डैश। यानी आपको दो क्वेश्चन दिया है, दो ऑप्शन भी दिया है, चालू दायित्व, चालू दायित्व, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, चालू दायित्व, चालू संपत्ति, चालू संपत्ति, चालू संपत्ति। क्लियर है। अब सवाल में पूछा है कि बैंक बैलेंस क्या है और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो सीधी सी बात है, दोनों ही चीजें एक जैसी तो हो नहीं सकती। जब दोनों ही चीजें एक जैसी नहीं हो सकती तो ऑप्शन नंबर ए कैंसल और ऑप्शन नंबर डी कैंसल, क्योंकि ऑप्शन नंबर में चालू दायित्व, दूसरे में भी चालू दायित्व, इसमें चालू संपत्ति, इसमें भी चालू संपत्ति। क्लियर है। अब समझते हैं कि क्या होगा। तो बैंक बैलेंस याद रखना, बैंक बैलेंस जिसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस है भी तो तुम आ गए, तो बोलते हैं ना कि हमारे बैंक में बहुत बैलेंस पड़ा है। बैंक बैलेंस का मतलब वो तुम्हारा है ना, और जो तुम्हारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति। अब चेक करो इसमें से संपत्ति वाला किसमें पहले लिखा है, तो दो तो कैंसिल हो ही चुका है, बचा ये दोनों। तो इसमें पहले वाले में लिखा है चालू संपत्ति, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमको पता है ये क्या होता है, चालू दायित्व होता है। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चालू संपत्ति और चालू दायित्व। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आमतौर पर, क्या लिखा है, आमतौर पर पूंजी खाते में डैश 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 शेष राशि होती है। यानी आमतौर पर पूंजी खाते का शेष क्या होता है, आमतौर पर पूंजी खाते का शेष क्या होता है, जमा। और इसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा जो है वो पिछले क्लास में भी कर दी थी, तो मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में वो चीजें रहें। तो कहाँ है, कौन से क्वेश्चन में था, अब वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, किधर है, कौन से क्वेश्चन में था, कौन से क्वेश्चन में था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। देखो पूंजी खाता रखने की कितनी पद्धति होती है, दो, एक स्थिर और एक अस्थिर। अस्थिर पद्धति की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ पूंजी खाता बनाते हैं, और याद रखना है हमें कभी भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो अस्थिर के अनुसार कभी भी नहीं पूछा जाता है। वो 99.99% किसके अनुसार पूछा जाता है, स्थिर वाले के अकॉर्डिंग। और स्थिर वाले के अकॉर्डिंग पूंजी खाते का शेष हमेशा क्या होता है, जमा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और चालू खाते का शेष जमा भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। क्लियर है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो अब ये देख लेना कौन से वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 का एक्सप्लेनेशन है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, चौथा वीडियो है, इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 28 में है। अब अगला है कि निश्चित संख्या के वर्षों के लिए अधिक लाभ की खरीद की विधि द्वारा ख्याति बताइए। तो सबसे पहले खरीद की विधि, तो खरीद की विधि मैंने बताया ना, खरीदी के वर्ष। तो देखो तीन ऑप्शन में दिया, खरीदी के वर्ष, और चौथे में लिखा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पहले कैंसिल हो गया, यानी बचेंगे तीन ऑप्शन। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन में अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है अधिक लाभ की खरीद की विधि। तो अधिक लाभ पूछा है ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अधिक लाभ क्या होता है। अधिक का मतलब जितना सोचा उससे ज्यादा मिल गया। क्या कहा मैंने, जितना सोचा उससे ज्यादा मिल गया। यानी कि ज्यादा कब होगा, जब तुमने काम किया होगा, राइट। और सोचा मतलब अपेक्षा जो रखी होगी। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो औसत है वो तुम्हारा अपेक्षा से ज्यादा है, यानी औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। क्लियर है, क्या हो जाएगा, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ गुणे ख्याति की खरीदे के वर्ष। ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर। क्या हो जाएगा, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। क्लियर है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। अब इसमें लिखा है कि किसी साझेदार, क्या लिखा है, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ डैश डैश खाते में डैश डैश गुणोत्तर और पूंजी खाते के डैश डैश में जमा किया जाता, दर्ज किया जाता है। आपको चार बातें बोला है, ठीक है। क्या बोला है कि चार नहीं, तीन बातें। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ किसमें, तो पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ याद रखना है। अब देखोगे तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में सेम ही दिया हुआ है, सॉरी ये गलती से हो गया,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो चारों ऑप्शन में सेम ही दिया है, चालू साझेदार, चालू साझेदार, चालू साझेदार, चालू साझेदार, मतलब चारों में से कुछ भी हो सकता है। यानी पहले वाले में तो कंफ्यूजन हो गया, तो पहले वाले को मैं इग्नोर करता, दूसरे वाले पे चलते हैं। क्या बोला कि निवृत्ति या मृत्यु के समय पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ जो है वो कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे पूछा है लाभ। और अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया था कि पुनः मूल्यांकन खाते का जो लाभ है किधर गया, इधर समझाया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में था, ये रहा। देखो मैंने क्या बताया था कि पुनः मूल्यांकन का जो लाभ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जमा होता है। अब हमारे क्वेश्चन में हमें ढूंढना है जमा, हमें क्या ढूंढना है, जमा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पुनः मूल्यांकन खाते में कौन से अनुपात में, पूंजी खाते के, तो पूंजी खाते के कौन से पक्ष में, जमा पक्ष में। तो यहाँ देखोगे ये उधार है कैंसल, ये उधार है कैंसल, ये उधार है कैंसल, तो बचा क्या, ये रहा जमा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि चालू भागीदार, पुराना लाभ हानि और जमा। क्लियर है, यानी पूरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ जो है वो चालू साझेदारों के खाते में लाभ हानि के पुराने अनुपात में और पूंजी के जमा पक्ष में दर्ज किया जाता है। क्लियर है, याद रखना है जो लाभ है हमेशा जमा होता है, और जब उसको बांटोगे तो लाभ उधार हो जाएगा और पूंजी खाते जमा हो जाएगा। उस नियम के अनुसार पूंजी का आंसर क्या होगा, मतलब पूंजी खाता क्या हो जाएगा, जमा। और हमेशा हम पुनः मूल्यांकन का लाभ या हानि होता है हम कौन से अनुपात में बांटते हैं, पुराने लाभ हानि के अनुपात में। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विसर्जन के समय लाभ और हानि खाते की उधार शेष का क्या प्रभाव होता है। यानी विसर्जन जब हम करते हैं तो अगर लाभ हानि खाते में उधार शेष दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे। तो लाभ हानि का उधार शेष का मतलब क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा आर्थिक चिट्ठा बना होता है तो उधार शेष कौन सी तरफ होता है, संपत्ति की तरफ होता है। और इसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था, मैं आपको वही वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, जब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो फालतू में क्यों दोबारा मेहनत करना। ये देखो यहाँ पे मैंने समझाया है कि जब भी आपको विसर्जन हो, वसूली हो, पुनः मूल्यांकन हो, यानी प्रवेश हो, निवृत्ति हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा पॉइंट आता है तो आप करोगे क्या। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें पूछा था लाभ हानि का उधार शेष, तो लाभ हानि का उधार शेष हम नॉर्मली कहाँ लिखते हैं, तो लाभ हानि का उधार शेष जो होता है वो नॉर्मली कहाँ पे होता है, संपत्ति पक्ष में। कौन से पक्ष में होता है, संपत्ति पक्ष में। और इसको मैंने कैसे समझाया था, मैंने बताया था कि जो भी यहाँ होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी के उधार में, और जो भी पूंजी दायित्व पक्ष में होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी के जमा पक्ष में। तो ये कहाँ है, ये है संपत्ति में, तो क्रॉस करोगे तो कहा जाएगा पूंजी के उधार पक्ष में। अब चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये रहा। तो जैसा मैंने कहा कि हम क्या लिखेंगे, पूंजी खाते के उधार पक्ष में। तो अगर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो कहाँ ये ऑप्शन दिया है, पूंजी खाते का उधार पक्ष, तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, साझेदार की पूंजी उधार। क्लियर है इतना। अब आप बोलोगे सर इसका आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया होता तो अच्छा रहता। देखो मैंने एक बार ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर दिया है और वहां पे मैंने काफी डिटेल में किया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। ऐसा मत, इतना आलसी मत बनो यार। देखो एक मैं अपने स्टूडेंट्स को डायलॉग मारता हूँ कि यार परोसा हुआ खाने की आदत मत डालो, थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्योंकि मेहनत करोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, ना ही किसी और का फायदा होगा। थोड़ा मेहनत करो तो इससे क्या होगा, आपका ही बेनिफिट होगा। क्लियर है। अब इसको गलत वे में बिल्कुल भी मत लेना। मेरी एक स्टूडेंट है वो एकदम बोलती है सर आप ऐसे मत बोला, परोसा हुआ, हम लोग कोशिश करते हैं सर, ऐसा नहीं है। उसको बड़ा बुरा लग गया था बेचारे को, मैंने बोल दिया परोसा हुआ खाने की आदत है, क्योंकि शायद उसके घर पे भी किसी ने एक दिन डायलॉग मार दिया था, सेम टू सेम डायलॉग, तो इसलिए उसको थोड़ा बुरा लग गया था। लेकिन ऐसा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बस घर वाले या कोई भी इंसान ये चाहता है कि तुम भी थोड़ा चलो, तुम भी थोड़ा उठो दौड़ो, ऐसे बैठे मत रहा करो। ओके, तो बस यहाँ पे भी मेरा मतलब वही है कि तुम उसको अच्छे से क्लास में देख लेना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधिक इकाई को सार्वजनिक अभियान के लिए आवेदन भेजना होता है। तो इसका जो आंसर है डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, सेबी को। शेयर से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है वो कौन करता है, वो सेबी करती है, ना कि एलआईसी, भारत सरकार और वित्त विभाग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। अगले पॉइंट में लिखा है कि निवेशक के दृष्टिकोण से किस प्रकार के डिबेंचर जोखिम भरे हैं। तो जोखिम भरा कौन होगा, जोखिम भरा ये होगा जो सिक्योर नहीं होगा। सिक्योर नहीं होगा मतलब क्या है, जो अनसिक्योर्ड होगा। अनसिक्योर्ड का मतलब है जो असुरक्षित होगा। तुम्हारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, असुरक्षित डिबेंचर। क्लियर है। चारों ऑप्शन देखोगे तो एक में लिखा है वाहक, एक में लिखा है बंधक और एक में लिखा है परिवर्तनीय। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, असुरक्षित डिबेंचर। क्लियर है।
अभी आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगले में लिखा है कि परिचालन व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। परिचालन का मतलब होता है वो काम जो खरीदी और बिक्री से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर इन तीनों को पढ़ोगे तो क्या ये खरीदी और बिक्री से जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये है संपत्ति का नुकसान, आग के कारण नुकसान और ब्याज का भुगतान। संपत्ति का नुकसान जो है ये विनियोग प्रवृत्ति का भाग बन जाता है, ब्याज का नुकसान जो है ये वित्तीय प्रवृत्ति का भाग बन जाता है। तो ये बिल्कुल भी हमारा परिचालन का नहीं है। और हमें यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्लियर है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और सिंपल सा याद रखना है, जब भी कहीं पे किसी भी जगह पर कोई भी नुकसान वर्ड लिखा हो तो समझ जाना वो परिचालन प्रवृत्ति का भाग नहीं है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है वित्तीय विवरणों में शामिल है, यानी जो वित्तीय पत्रक होते हैं, नॉर्मली वित्तीय पत्रक में किन किन चीजों का समावेश होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वित्तीय पत्रक में लाभानी खाते का समावेश होता है और आर्थिक चिट्ठी का, यानी जो व्यापार खाता है वो वित्तीय पत्रक में समाविष्ट नहीं होता है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों। क्लियर है? यानी हम किस पे टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी पे, बी और सी दोनों पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंतरिम लाभांश का भुगतान डैश डैश है। जो अंतरिम लाभांश है इन चारों में से कौन सा राइट है? तो यहाँ पे देखो चार बातें लिखी गई है। परिचालन प्रवृत्ति में से घटाया गया, वित्तीय प्रवृत्ति में जोड़ा गया। परिचालन प्रवृत्ति से घटाया गया, वित्तीय प्रवृत्ति में जोड़ा गया। दोनों में से लिख दिया मैंने। नहीं सॉरी, ये विनियोग प्रवृत्ति है। परिचालन प्रवृत्ति में से घटाया गया और विनियोग प्रवृत्ति में जोड़ा गया, फिर परिचालन प्रवृत्ति में जोड़ा गया और वित्तीय प्रवृत्ति से घटाया गया। क्लियर है? तीन ऑप्शन है और चौथे में लिखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये नहीं है। इन तीनों में से ही हमें ढूंढ के बताना कि कौन सा होगा। तो थोड़ा मैं आपको इसको बता देता हूँ। जो अंतरिम लाभांश होता है, तो पहले मैं लाभांश की बात करता हूँ। लाभांश किसको चुकाया जाता है? लाभांश चुकाया जाता है शेयर धारकों को। किसको चुकाया जाता है? शेयर धारकों को। और शेयर धारकों को चुकाया जाए तो शेयर धारक किसमें आते हैं? शेयर धारक आते हैं वित्तीय प्रवृत्ति में। किसमें आते हैं? वित्तीय प्रवृत्ति में। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है? हम इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर धारक किसमें आते हैं? वित्तीय प्रवृत्ति में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन से वाले में वित्तीय प्रवृत्ति लिखा गया है? तो पहले वाले में पढ़ोगे तो इसमें वित्तीय प्रवृत्ति लिखा गया है, यानी यहाँ पे वित्तीय प्रवृत्ति है, इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे वित्तीय प्रवृत्ति है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो कंफर्म है, राइट? मतलब ये दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। अब थोड़ा पढ़ते हैं। अब एक बार बताओ कि जब लाभांश चुकाते हो, क्या कहा मैंने? जब लाभांश चुकाते हो तो तुम्हारे पास पैसा आएगा या तुम्हारे पास से पैसा जाएगा? तो सीधी बात है, सीधी सी बात है, जब तुम लाभांश चुकाते हो या कुछ भी चुकाते हो तो पैसा क्या होता है? जाता है। और यहाँ पे लिखा गया भुगतान। क्या लिखा गया? भुगतान। इसका मतलब ये होगा जोड़ा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन निकल गया? ऑप्शन नंबर ए तो निकल गया, यानी ये कैंसिल हो गया। था बचा क्या? ये वाला वित्तीय प्रवृत्ति से घटाया गया। यानी हमारा जो पूरा आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा पूरा आंसर होगा कि परिचालन प्रवृत्ति में जोड़ा गया है और वित्तीय प्रवृत्ति में से घटाया गया है। क्लियर है इतना? हमारा आंसर क्या जाएगा? परिचालन प्रवृत्ति में जोड़ा गया और वित्तीय प्रवृत्ति में घटाया गया। अगर आपको परिचालन प्रवृत्ति का पूरा फॉर्मेट याद होगा तो उसमें ऐसा होता है, जोड़ो और घटाओ। ठीक है? तो जोड़ो और घटाओ में जो दूसरा वाला जोड़ होता है उसमें लिखा रहता है वित्तीय खर्च। क्या लिखा रहता है? वित्तीय खर्च। और उसी में हम ये सारी बातें लिखते हैं। ठीक है? ये तुम्हारा ये जो है ना रोकड़ प्रवाह पत्रक, उसके फॉर्मेट में ऐसा दिया गया है, आप उसको अपना पढ़ सकते हैं। अगर रोकड़ प्रवाह पत्रक में डाउट है तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना के रख दिया है अकाउंट का फुल सिलेबस नाम से, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अगला है कि निवृत्ति के समय भागीदार के ख्याति की राशि को डैश डैश खाते में लिखा जाता है। अब बोला है जो निवृत्त साझेदार होता है उसको ख्याति जो मिलती है वो कहाँ लिखते हैं? तो सीधी सी बात है, कहाँ लिखेंगे हम? साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है? निवृत्त साझेदार की पूंजी खाते में नहीं, यहाँ बोला निवृत्त समय में। क्या बोला है? निवृत्त के समय में भागीदार के ख्याति की राशि, यानी निवृत्त के समय में बोला, ना कि निवृत्त साझेदार का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भागीदारों के पूंजी खाते। वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना, वर्ड्स में हमें अक्सर घुमा के कंफ्यूजन करके हमारा आंसर गलत कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके? फिर आगे लिखा गया है कि नहीं लिखे फर्नीचर को विसर्जन के समय 5,000 रुपए में बेचा गया था, इसका लेखा क्या होगा? अभी तुम्हारे पास कोई फर्नीचर था जो तुमने बेचा तो क्या होगा? पैसा आएगा, यानी लिखेंगे रोकड़ खाते उधार। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते उधार। अब दूसरा रोजनामचा क्या बनेगा? पहले बनेगा रोकड़ खाते उधार और दूसरा हमें पता है कि दूसरा नाम हम क्या लिखते हैं? वसूली खाते। क्या लिखते हैं?
वसूली खाते जमा। क्या हो जाएगा? रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते जमा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैं रोकड़ भी आ गया और वसूली भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है। यहाँ पे उधार जमा ऐसा कुछ होना चाहिए था जो लिखा नहीं गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देख लेता हूँ। इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये रहा कि एट द टाइम ऑफ कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसमें भी नहीं लिखा गया था। ओके ओके ओके, इसमें भी मिस्टेक हो गया था, इसलिए देखो मैंने इसका आंसर टिक नहीं किया है। बाकी देखो मैंने आंसर टिक कर दिए हैं, इसका आंसर मैंने टिक नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड का पेपर आया था उसमें ही प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो जब भी अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आप ऑलवेज जो है वो गुजराती वाले पेपर को रिफर करेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है तो आप कौन से वाले को रेफर करेंगे? गुजराती पेपर को। चेक करेंगे गुजराती पेपर में क्या लिखा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते जमा। तो यहाँ पे अगर उधार लिख देता हूँ तो ये आंसर राइट हो जाएगा, और यहाँ पे जमा लिख देता हूँ तो ये भी आंसर राइट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमें गुजराती वाले पेपर में क्या दिया होगा, उसके अनुसार हम चल देंगे। ठीक है, जब भी आपको पेपर में ऐसा कुछ आ जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है डिमेट खाता कुछ डैश 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 जैसा ही है। डिमेट खाता किसके जैसा होता है? तो इसका जो आंसर है वो आपको याद करना पड़ेगा। जो डिमेट खाता होता है ना, वो बचत खाते जैसा ही होता है। ठीक है, ये छोटा सा आंसर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कि डिमेट खाता किसके जैसा होता है? बचत खाते के जैसा ही होता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले में क्या लिखा है कि कंपनी के लिए डिबेंचर वापसी प्रीमियम क्या है? क्या बोला है? कंपनी के लिए डिबेंचर वापसी प्रीमियम क्या है? पूछा है डिबेंचर वापसी प्रीमियम। तो अब इसको ऐसे समझो, 100 रुपए का तुमने डिबेंचर लिया था, सामने वाले से 100 रुपए लिया था, उसको डिबेंचर दिया था, और तुमने प्रॉमिस ये किया कि तुम 110 रुपए उसको दे दोगे। जब डिबेंचर वापस करोगे तो क्या दोगे? 110 रुपए, क्योंकि प्रीमियम का मतलब क्या था? एक्स्ट्रा। अभी जो तुम 10 रुपए उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या कहा मैंने? ये जो 10 रुपए तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या ये तुम्हारा फायदा है? तो फायदा तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि फायदा फायदा इसमें फायदा है भी नहीं। बस क्या ये तुम्हारी संपत्ति है? तो बिल्कुल नहीं यार, तुमको देना है, तुम्हारी संपत्ति कैसे बनेगी? ये कैंसिल हो गया। तो क्या ये तुम्हारा ऋण है? तो पहली बात, तुमने ये उससे लिया नहीं था, लिया तो तुमने ये 100 रुपए था, तो ये 100 रुपए ऋण बनेगा, ना कि प्रीमियम, यानी ये भी कैंसिल हो गया। लेना है तो लेना तो बिल्कुल नहीं, उल्टा तुमको देना है तो ये भी कैंसिल हो गया। यानी आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नुकसान। यानी कि अगर आपको किसी को एक्स्ट्रा पैसा चुकाना है तो वो आपके लिए क्या है? नुकसान है। और जब हम डिबेंचर पर प्रीमियम चुकाते हैं, यानी डिबेंचर वापसी प्रीमियम है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नुकसान। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि देनदार टर्नओवर और लेनदार टर्नओवर व्यवसाय के लिए डैश 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 दिखाता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे 4 तरह के गुणोत्तर होते हैं। ये चारों आपको याद रखना पड़ेगा। लाभप्रदता यानी लाभदायकता, तरलता, संपन्नता और कार्यक्षमता। और इन चारों का जब आप याद रखोगे तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है। जैसे लाभदायकता में भी कुछ पॉइंट है, तरलता में भी कुछ पॉइंट है, संपन्नता में भी कुछ पॉइंट है, कार्यक्षमता में भी कुछ पॉइंट है। तो ये जो देनदार और लेनदार का पॉइंट आता है, ये बेसिकली आपका आता है कार्य क्षमता में। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता हो जाएगा। कार्य क्षमता में 4 तरह के गुणोत्तर होते हैं। तो पूछेगी कौन कौन सा? तो पहला 2 तो दिया ही हुआ है, देनदार और लेनदार। बाकी के 2 होते हैं स्टॉक टर्नओवर और कार्यशील पूंजी के टर्नओवर। क्लियर है? कितने होते हैं टोटल? 4। देनदार, लेनदार, 2 बाकी के कौन से हैं? स्टॉक टर्नओवर और कार्य क्षमता, सॉरी, कार्यशील पूंजी के टर्नओवर। क्लियर है? तो ये चारों गुणोत्तर का समावेश किसमें होता है? इन चारों गुणोत्तर का समावेश होता है कार्य क्षमता के गुणोत्तर में। क्लियर है इतना? तो इसका इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में लिखा है नकद डैश 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 के समतुल्य है। यानी 4 ऑप्शन दिया, पूछा इन चारों में से क्या होगा। तो जो नकद है, क्या उसकी उच्च तरलता होती है, या उसकी शोधन क्षमता होती है, या लाभप्रदता होती है? तो एक बात याद रखना कि जो रोकड़ है उसकी उच्च तरलता होती है, क्योंकि वो क्या है? बहुत आसानी से तरल सकता है। तरल मतलब ये होता है बदल सकता है, हम जिसको चाहे उसको देके कुछ भी खरीद सकते हैं अगर तुम्हारे पास रोकड़ है तो। क्लियर है? लाभदायकता नहीं दर्शाता है और शोधन क्षमता बिल्कुल नहीं है। क्लियर है इतना? तुम्हारा आंसर क्या होगा? उच्च तरलता। ये आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा उच्च तरलता। क्लियर है इतना? और यहाँ पे हमारा जो है एमसीक्यू सीरीज वो खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरे 115 क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, आपको समझ आएगा।
और आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो सारे एमसीक्यू सीरीज जरूर देख लेना, ऐसा मत करना सिर्फ एक या दो देखना, आप पूरे एमसीक्यू सीरीज यानी जितने हैं 115 के 115 टोटल 4 क्लास में मैंने बनाए और चारों क्लास अच्छे से देख लेना। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कमेंट में करने में प्रॉब्लम है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप में से आप मेरा नंबर देख के मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अगर आपको फील होता है कि आप पर्सनली नहीं करना चाहते तो ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह से अगर आपको फील होता है आप कांटेक्ट करना चाहते तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर छोड़ के, मोबाइल नंबर आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो सार्वजनिक करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, आपको ये क्लास लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये 3 बातें आप जरूर करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इतना मैंने किया है तो आप मेरे लिए 3 चीज जरूर करोगे। ये तीनों कैसा है, नॉर्मली ऐसा समझो कि तुम कोई फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, मेरे पोस्ट को लाइक कर दिया, और शेयर करने का मतलब ऐसा है कि भाई किसी और फ्रेंड को भी बोल दिया, देख भाई ये फोटो देखा मैंने, ये वीडियो देखा मैंने, और सब्सक्राइब का मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरा एक्सेप्ट कर रहे हो आप, ठीक है, सिंपल है। तो बस आपको इतना ही करना है, ओके। और बाकी मेरे 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम के लिए है और एक हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सा, अमित कुमार तिवारी, और हिंदी के लिए है 2.0, यानी ये वाला चैनल जिसपे आप अभी हो, क्लियर है। तो इतना आप जरूर करेंगे, और क्लास अगर अच्छी लगी तो भाई ये सारी चीजें कर देना, नहीं अच्छी लगी तो आप जैसा चाहो वैसा मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सुधारूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। आपकी 100 में से 100 नंबर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी, हो सकता है आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो, क्योंकि आपको तो आप 1-2 दिन याद रखो कि 1 महीने 1.5 महीने याद रखो कि मैं जब जब पढ़ाने जाऊंगा, जब जब मैं अकाउंट्स को पढ़ाऊंगा तब तक मैं बोलूंगा कि एक स्टूडेंट था उसका 100 मार्क्स आया था, यानी कि दोनों की तरफ से मैं आपका नाम जरूर करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। खुशी दोनों तरफ होगी, टेंशन मत लेना आप लोग।